हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली ह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम जो इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं वो है आईटीसी का रिकंसिलेशन या जीएसटी 2B का रिकंसिलेशन ऑन क्वार्टरली बेस। मार्च का महीना हमारा जो है, हमने मार्च के महीने की जीएसटी 3B को फाइल करना है अप्रैल के अंदर, और ये हमारा क्वार्टर 4 का एंड हो रहा है। सो इस रिटर्न के अंदर हमने बहुत ध्यान रखना है कि हमारी कोई जनवरी या फरवरी की रिटर्न ना रह गई हो। इसके अलावा दो तरीके के डीलर हैं, एक रेगुलर और एक क्यूआरएमपी। रेगुलर वाले क्या करते हैं कि मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, और क्यूआरएमपी के अंदर क्या होता है कि आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है। सो इस तरीके से हमारा जो मार्च का क्वार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटीसी को रिकंसाइल करने की पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस महीने के अंदर हमने क्या करना है कि हमने पूरे क्वार्टर की जो है वो आईटीसी को रिकंसाइल करना है। तो आईटीसी के मिसमैच के बेसिकली दो कारण है। नंबर एक कि भैया ऐसी आईटीसी जो पोर्टल पे तो है पर आपकी बुक्स में नहीं है। नंबर दो, ऐसी आईटीसी जो बुक्स में तो आपने रिकॉर्ड की हुई है पर आपके पोर्टल पे नहीं है। तो इन दोनों चीजों को हमने रिकंसाइल करना है बड़े ही आसानी से, बड़े प्रैक्टिकल। मैं जैसे करता हूं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज इस चैनल पे हम टोटली प्रैक्टिकल वीडियोस को शेयर करते हैं। जो प्रैक्टिकल मैं खुद करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोबारा बताना चाहूंगा, इस वीडियो पे हम जो सीखने वाले हैं वो है आईटीसी का रिकंसिलेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस, जीएसटी 2B को रिकंसाइल कैसे करना है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमने जीएसटी 3B को कैसे फाइल करना है। क्यूआरएमपी या वो रेगुलर का डीलर हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने स्किप किया तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप स्किप कर लोगे और आपको वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग या समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ हम एक्सेल भी सीखेंगे, साथ के साथ हम पोर्टल भी सीखेंगे, और साथ के साथ कुछ ऐसी ट्रिक भी सीखेंगे जो कि एक अकाउंटेंट को आईटीसी को क्लेम करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यूट्यूब पे अगर आप जाओगे, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, पर आप यूट्यूब पे, मैं आपको और दावा करता हूं कि आपको ये वीडियो अगर मिल जाए तो आप बता देना, मैं उसी दिन इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। एक्सेल सीखेंगे, हम आईटीसी का रिकंसिलेशन सीखेंगे, साथ के साथ देखेंगे कि हम जीएसटी पोर्टल पर हमने एक्चुअली आईटीसी को चेक कैसे करना है, कौन सी आईटीसी मैंने क्लेम करनी है, कौन सी आईटीसी को मेरे को छोड़ना है। तो वीडियो को लेट नहीं करते हैं, समय नहीं आपका बर्बाद करते हैं और समझते हैं। तो हम चलेंगे भैया जीएसटी पोर्टल के ऊपर। जीएसटी पोर्टल पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मैं आया फाइल रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर, एंड फाइल रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमने जो सिलेक्ट कर लिया वो हमने सिलेक्ट कर लिया 2021, क्योंकि हमने मार्च के महीने का लेना है, और यहाँ पे हमने मार्च का मंथ सिलेक्ट कर लिया। देन हमने करा सर्च। दोबारा बताना चाहूंगा, अभी वीडियो स्टार्ट हुआ है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो प्रॉपर समझना है तो पूरा देखो, नहीं तो अभी वीडियो को अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए समय भी आपका बचेगा और बर्बाद नहीं होगा। और अगर देखना तो पूरा देखो और तरीके से देखना है इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमें एक नया ऑप्शन मिल गया है जीएसटी 2B क्वार्टरली व्यू का। क्वार्टरली व्यू की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो क्यूआरएमपी हो, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और तीनों महीने की आईटीसी को रिकंसाइल करना है अपनी बुक्स के हिसाब से पोर्टल पे, क्योंकि इसी महीने के अंदर जो है हम अपनी जनवरी की भी ले सकते हैं, फरवरी की भी आईटीसी को हम क्लेम कर सकते हैं, या अगर मैंने एक्सेस क्लेम किया तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो मार्च का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने से पहले जो आपको काम करने हैं वो कैसे करने हैं, चाहे वो जीएसटी के हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपको कैश के हो, वो पूरा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मार्च का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस महीने के अंदर पिछले महीने की आईटीसी को भी क्लेम कर सकते हो, या अभी आपके पास एक मौका और है, वो आप नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी आईटीसी कोई फाइनेंशियल ईयर 2021 की छूट गई है तो 21-22 में आपने कैसे क्लेम करनी है और कैसे पूरे साल के आईटीसी को आपने रिकंसाइल करना है। इस वीडियो में अभी हम केवल क्वार्टर 4 की, मतलब जैन टू मार्च वाले आईटीसी के रिकंसिलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आ गया है क्वार्टरली व्यू वाला, चाहे रेगुलर हो चाहे क्वार्टरली हो, दोनों पे ऑप्शन आ रहा होगा। हमने इस पे क्लिक कर लेना है व्यू के ऊपर। व्यू वाली ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे मेरी आईटीसी ओपन हो गई। अब यहाँ पे जो मेरी आईटीसी आ रही है वो ये मेरी आईटीसी आ रही है आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में, और यही आईटीसी क्या होगी, ऑटो पॉपुलेट होकर मेरे जीएसटी 3B में आ रही होगी। तो जो आईटीसी मेरे 2B में आ रही है, जरूरी नहीं है कि मेरे को वो आईटीसी क्लेम करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि 2B के अंदर अगर मान लो आपको सितंबर 20 की रिटर्न उसने 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में फाइल किया, तो वो सितंबर 20 की रिटर्न की आईटीसी भी जो है वो इसके अंदर आ रही होगी। तो आपने कभी भी 2B के हिसाब से ऑटो पॉपुलेट होकर आईटीसी को क्लेम नहीं करनी, पर आपने आईटीसी 2B के हिसाब से ही क्लेम करनी है। अब यहाँ पे दो बात हो गई, 2B के हिसाब से क्लेम नहीं करनी है और 2B के हिसाब से क्लेम करनी है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अगर 2B में ऐसी कोई आईटीसी आ रही है जो आपने पिछले मंथ में ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, वो आपको छोड़ देनी है।
और ऐसी जो ITC 2B में नहीं आ रही है वो भी ITC आपको क्लेम नहीं करनी है, क्योंकि रूल 36(4) ऑलरेडी लागू हो चुका है। और ये मैं पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी काफी कुछ इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि GSTR 1 आपने क्वार्टरली बेस पे कैसे फाइल करना है QRMP वालों को, तो वो वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी वो वीडियो जो है वो पोस्ट हो चुकी है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो GSTR 3B की बात कर रहे हैं और GSTR 2B को रिकंसाइल करने की बात कर रहे हैं। तो ऑल अदर ITC के ऊपर मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा B2B इनवॉइसेस का। तो B2B इनवॉइसेस के ऊपर मैंने क्या कर दिया भैया, क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद मेरे को ऑप्शन एक ऊपर मिलेगा सप्लायर वाइज डिटेल का। सप्लायर वाइज डिटेल का हमने ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड पर पेज का। वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप स्लोली या 2-3 बार भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो मैक्सिमम है वो 100 का लिमिट है, वो मैंने मैक्सिमम 100 वाली लिमिट ले ली। इसके बाद मेरे जो जितने भी डीलर थे वो यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 डीलर हमारे पास हैं। और यहाँ पे जो डिटेल आती है वो कैसे आती है, वो मंथ वाइज होती है। जैसे कि आप देखेंगे एक ही पार्टी के नाम 2 बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि देखिए आगरा स्टील पाइप, इसके नाम 2 बार हो रहे हैं, मतलब ये 2 महीने की, फरवरी की और मार्च की, 2 की जो है वो आ रही होगी। देखिए जनवरी और मार्च, तो जैन से लेके फेब तक जितने भी इनवॉइसेस होंगे उसकी मंथ वाइज ये जो है डिटेल आपके सामने आएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको पूरी शीट को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। कॉपी हमने कहाँ से करना है, यहाँ से सीरियल नंबर से हमने कॉपी करना है, पूरा कॉपी करना है। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये बिल्कुल अलग ही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटली प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी बुक्स और पोर्टल की ITC को रिकंसाइल कर सकते हो। हमने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया भैया, देख रहे होगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से Ctrl+C कर लिया हमने प्रेस। और अब हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इसको देखते हो पूरा तो आपकी अकाउंटिंग नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। तो ये मैंने एक्सेल में क्या कर दिया भैया, इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आपको 3-4 फॉर्मूले भी आपको यहाँ पे समझने के लिए मिलने वाले हैं। ये मैं इनकी थोड़ी सी विड्थ जो है कॉलम्स की सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और यहाँ पे जो सेल हमारे मर्ज हैं ऊपर के, हमने इसको कर लेना है अनमर्ज। ये मैंने 2 सेलों को अनमर्ज कर दिया और रो नंबर 2 को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। रो नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और GSTN नंबर ऑफ सप्लायर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या कर लूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लूंगा, GSTN नंबर वाइज। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमने आना है डाटा के ऊपर। डाटा में आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है शॉर्ट का। तो शॉर्ट में हम A to Z वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे। तो मैंने जैसे ही A to Z करा तो मेरे जो है GSTN नंबर के हिसाब से हमारी जो है डिटेल वो है सेट हो गई। ठीक है, और अब हम इसके बाद एक सब टोटल का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ से Ctrl+A सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सब टोटलिंग का। सब टोटलिंग हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी एक ही पार्टी के 2 या 3 बिल हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए एक ही पार्टी है शीला इलेक्ट्रिक और उसके कितनी बार नाम है। तो इन नामों को हम एक ही, इनकी टोटल जो है एक की तरफ लाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सब टोटल का प्रयोग करते हैं। तो सब टोटल का मैंने प्रयोग करा और यहाँ पे हम एट ईच चेंज में ले लेंगे GSTN ऑफ सप्लायर, यूज फंक्शन में सम, और जो हम एट सब टोटल पे जो क्लिक करेंगे वो टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल टैक्स और SGST। दोबारा से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एट ईच चेंज में हमने लेना है GSTN और सप्लायर, यूज फंक्शन में हमने सम लेना, और एट सब टोटल के अंदर टैक्सेबल, IGST, CGST और SGST का हमने सब टोटल लगा देना है। इसके बाद मैंने कर देना ओके। ओके में करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए, 1 2 3। कितने आ गए, 1 2 3। तो हमने आना है यहाँ पे अभी 2 नंबर के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर हमने आना है। तो हमने 2 नंबर के ऊपर क्लिक कर लिया। 2 नंबर पे क्लिक करने के बाद कई बार क्या होता है कि जो सेल में जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके हमारे टोटलिंग प्रॉपर नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है, तो उसकी टोटलिंग को हम एक बार सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर को द्वारा एक बार मैनुअली फिल कर देंगे। जो भी फिगर है उसको हम एक बार मैनुअली फिल कर देंगे। तो जैसे हम मैनुअली फिलिंग करेंगे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो जो 0 आ रहा था वो अपने आप रीसेट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए एक 0 ये है, एक 0 ये है। तो आप अगर कोई यहाँ पे 0 आ रहा हो, आप जब शीट को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इन शीटों को एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट के कारण कभी कभार दिक्कत हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे मैन्युअली फिल कर दिया।
ठीक है गाइस, तो अब हम इसकी आगे की ओर शुरुआत कर लेते हैं। ओके ठीक, इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इन सबको हमने ये जो हमारी बी से लेके और ये सेल जो है हमने इसको क्या कर लेना है, एक बार दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। पूरे सेलों को हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारी सब टोटल वाली जो हमारी 2 नंबर जो पॉइंट था हमने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद हमने होम के बटन पे आना है और होम के बटन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट का। फाइंड एंड सिलेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू स्पेशल का। आपने गो टू स्पेशल के ऊपर जाना है। देन आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक विजिबल सेल्स ओनली का। आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, टिक कर देना है। और फिर इसके बाद आपने इसको कंट्रोल सी से कर लेना है कॉपी, और एक नई शीट को आपने ओपन करते हुए यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी ये मैटर है वो कॉपी होके वहां पे आ जाएगा। एक रो हमारी ओपन रह गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा करता हूँ एक बार। देखिए एक रो हमारी जो है वो ओपन रह गई थी, तो मैं इसको एक बार यहाँ से हटा लेता हूँ। देन कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू शीट खोलिए, कंट्रोल वी मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। ये हमने लिया दोबारा से। फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, विजिबल सेल्स, यहाँ से हमने लिया, कंट्रोल सी से हमने करा कॉपी, न्यू शीट ओपन करी और कंट्रोल वी हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। ठीक है भैया, इसके बाद हमने इनकी विथों को सेट कर लिया। और यहाँ पे जो हमारे पास जीएसटी नंबर और टोटल जो कंबाइंड होकर आ रहा है, हमने इसको क्या कर लेना है, अलग कर देना है। मतलब नंबर अलग और टेक्स्ट अलग कर लेना। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे डाटा के ऑप्शन के ऊपर। डाटा के ऑप्शन में आने का टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिक्स्ड विथ का। सो गाइज यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और देन आपने कर देना फिनिश। तो आपका जो टोटल है, नंबर और टेक्स्ट दोनों जो है वो अलग हो जाएंगे। एक बार हमने यहाँ से पूरा सिलेक्ट करा, दोबारा बताया तो एक बार पूरा यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। देन टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करा हमने और यहाँ पे फिक्स्ड विथ लेते हुए हमने नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो हमारा टोटल जो है वो अलग हो जाएगा और टेक्स्ट और नंबर हमारे दोनों अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमने इस रो को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेंगे और टैली सॉफ्टवेयर में हम आएंगे डिस्प्ले में, देन जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे हम। और जीएसटी रिपोर्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी एनुअल कंपटीशन का। आप जीएसटी एनुअल कंपटीशन के ऊपर आ जाओगे। अगर आपका डाटा थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा इसको समय भी लगेगा रिपोर्ट को ओपन में, और अगर आपकी टैली सिंगल यूज़र हुई और एक ही सिस्टम पर चलिए तो कम समय भी लगेगा। यहाँ पे हम इसको जनवरी टू मार्च की हम बात करें तो जनवरी टू मार्च हम ओपन कर लेंगे। देन हमें ऑप्शन मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और हम इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। और इसके बाद ऑल अदर आईटीसी, ऑल अदर आईटीसी के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है। देन हमारी ये जनवरी फरवरी मार्च तीनों अलग अलग महीने की ओपन हो जाएगी। हमने किसी भी एक महीने के ऊपर क्लिक करते हुए हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे राइट हैंड पे फुल पीरियड का, तो हम F8 की को प्रेस कर लेंगे और फुल पीरियड हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको टैली में भी मिल जाएगा। ये हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई और हम इसको ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर लेंगे हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने इसका नाम रख दिया आईटीसी रिकंसाइल। तो गाइज ये हमारी शीट क्या हो गई, एक्सपोर्ट हो गई। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, एक पोर्टल के हिसाब से आईटीसी जनवरी फरवरी मार्च की हमने सब टोटलिंग करके अलग कर ली, और एक हमारी बुक्स के हिसाब से आईटीसी हो गई। अब हमने दोनों को मैच करना है, बुक्स में जो है और वो पोर्टल पे है कि नहीं, और जो पोर्टल पे है वो बुक्स में है कि नहीं। तो हमारी जो शीट एक्सपोर्ट हुई थी हम इसको ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमने एक आईटीसी कंसलेशन, ये देखिए ये रही हमारी शीट। इसके ऊपर हमने डबल क्लिक कर लेना और ये शीट हमारी ओपन हो जाएगी। इस शीट को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉलम ऐड करना है, ऑल्ट आईसी इंसर्ट कॉलम के लिए, और यहाँ पे हमने ऊपर लिख लेना है अपनी यादाश्त के लिए अमाउंट एज पर बुक्स, और एक कॉलम में हम डालेंगे अमाउंट एज पर पोर्टल।
इनकी विथ हम सेट कर लेंगे। देन इसके बाद हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का। और वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते समय हम जीएसटीएन नंबरों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जीएसटीएन नंबर का। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप पार्टी का जब लेजर क्रिएट करते हो पोर्टल पे जो नाम होता है, कई बार थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होने के बाद, जैसे आपने गवर्नमेंट कंपनी करा, पोर्टल पे हो सकता हो मैसर्स गवर्नमेंट कंपनी हो, तो आपने नाम के हिसाब से इसको वी लुकअप को नहीं लगाना, आपने किसके हिसाब से लगाना है? जीएसटीएन नंबर के हिसाब से वी लुकअप को लगाना है। तो हमारी ये वाली जो पोर्टल वाली अमाउंट है, हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, देन हमने जीएसटी नंबर सारे ले लेने हैं और इसके बाद हमने कॉमा लगाना है। फिर इसके बाद हमने ये वाली फॉर्म जो हमारी पोर्टल से जो हमने रिपोर्ट जो तैयार की थी, इसको लेते हुए हमने और कॉमा 3, क्योंकि हमें थर्ड नंबर की अमाउंट चाहिए, देन 0 और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी देखिए आप पोर्टल के हिसाब से जो है मेरी अमाउंट यहाँ पे आ गई है। अग्रवाल ट्रेडर की एज पर बुक्स क्या है? 50,850 और एज पर पोर्टल क्या है? 50,850। इसका मतलब जो मैंने बुक्स पे जो मैंने अपनी बुक्स में जो बिल फीड किया है वही मेरे पास पोर्टल पे है। साथ के साथ हम यहाँ पे एक कॉलम के अंदर लिख लेंगे डिफरेंसेस का एक कॉलम क्रिएट कर देंगे। और ये जो हमने पहला कॉपी जो किया था फॉर्मूला में एक बार आपको दिखाया था यहाँ पे वी लुकअप का थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज करना आना चाहिए। अगर यूज करना भी नहीं आता तो आपने क्या करना है, वी लुकअप ब्रैकेट बंद करना और ये जितने जीएसटी नंबर वाले जो आपकी कॉलम थी इस शीट को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने एक लगाना है कॉमा लगाने के बाद जो हमने एक शीट जो प्रिपेयर की थी कंट्रोल सी करके सब टोटल वाली और नई शीट में हमने पेस्ट करा था, उसमें जीएसटी नंबर जो आपने वो सारे सेलेक्ट कर देना है और कॉमा करते हुए 3 लिखना है, देन कॉमा, फिर 0 और ब्रैकेट बंद कर देना है। या आप यहाँ से फंक्शंस को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने पूरा यहाँ से लेके नीचे तक इसको हम सेलेक्ट कर देना और कंट्रोल डी कर देंगे, जिससे कि ये पूरा फंक्शन जो हमारा नीचे तक हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंसेस वाले कॉलम में क्या करना है, एज पर बुक्स और माइनस एज पर पोर्टल हमने ले लेना है और ये नीचे तक हमने आएंगे और इसको भी हम कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी से क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ वेरिएंस भी मिल रहे हैं। देखिए ये जहाँ पे 0 है वहाँ पे कोई अंतर नहीं है और जहाँ पे वेरिएंस है वहाँ पे लिखा आ रहा है, जैसे कि इसके अंदर मेरा बुक्स के हिसाब से 250 449 का फिगर है और पोर्टल के हिसाब से 373 874। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बुक्स के हिसाब से 13,500 और पोर्टल के हिसाब से 12,500। यहाँ पे 1000 रुपये का वेरिएंस है। कहीं पे माइनस का साइन है तो कहीं पे माइनस का साइन नहीं है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने इस कॉलम में से इस कॉलम को लेस करा है। तो अगर ये कॉलम ज़्यादा होगा तो माइनस का साइन और अगर ये कॉलम कम होगा तो कोई साइन नहीं आएगा, मतलब प्लस की फिगर रहेगी। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ कॉलम्स के आगे आपका लिखा हुआ है एनए का मतलब ये है कि ये बुक्स में तो है पर ये पोर्टल पे नहीं है। तो इसका क्या इलाज करना है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर भी हम फोकस कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को देख लेते हैं और साथ के साथ एक लास्ट वाले कॉलम के अंदर आप रिमार्क की फिगर भी लिख लोगे। अब आपका आ रहा होगा कि सर आपने टैक्स को क्यों नहीं यहाँ पे पेस्ट करा या सीजीएसटी एसजीएसटी को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ पहले एक बार हम पोर्टल एक बार टैक्सेबल वैल्यू को मिला लेते हैं, जब हमारी वैल्यू जब मैच होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे टैक्स के पैसे भी मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा एक पार्टी है, यहाँ पे वेरिएंस जो आ रहा है वो 123,425 का आ रहा है। तो ये वेरिएंस क्या है, किस चीज़ का, और मेरे को इसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इस वाले जीएसटी नंबर को कंट्रोल सी से मैंने कर लिया कॉपी और जो हमारी जो सबसे पहली शीट थी, जो हमने सबसे पहली शीट जो बनाई थी जहाँ पे हमने सब टोटलिंग का फंक्शन का यूज़ करा था, जहाँ पे आपको पहली शीट के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस प्लस के साइन लगे होंगे और यहाँ पे जो हमारी 1 2 3 के हिसाब से हमारी एक शीट बनी थी। तो यहाँ पे मैंने आके कंट्रोल फाइंड से और वो जो जीएसटी नंबर मैंने कॉपी किया था उसको मैं कर दूंगा पेस्ट और पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे करा तो देखिए यहाँ पे मेरा सर्च हो गया और सर्च होने के बाद मैं प्लस का जो साइन है प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे पता लगा कि भैया यहाँ पे जो एक इनवॉइस है वो इनवॉइस कब का है, सितंबर का है। वो इनवॉइस कब का है, सितंबर का है। जबकि आईटी से तो मेरे को क्लेम करनी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी सितंबर महीने के अंदर क्लेम कर चुका हूँ। उस समय कोविड चल रहा था, कोविड के चलते हुए हमें एक रिलैक्सेशन था, उस पार्ट के ऊपर मैं अभी जाऊँगा नहीं। तो सितंबर वाली आईटीसी मैंने सितंबर में क्लेम कर ली है। तो ये जो वेरिएंस है 123,425 का, ये वो वेरिएंस है जो कि सितंबर की आईटीसी का है। तो ऑब्वियस सी बात है सितंबर की आईटीसी मेरी जनवरी फरवरी मार्च वाली आईटीसी में नहीं आ रही होगी। तो ये मेरे को आईटीसी क्लेम नहीं करनी है चाहे पोर्टल पे आ रही हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको आईटीसी 2B के हिसाब से ही क्लेम करनी है और 2B के हिसाब से क्लेम नहीं करनी है, दोनों ही चीजें हैं। 2B के हिसाब से क्लेम क्यों नहीं करनी है कि अगर कोई ऐसा इनवॉइस जो आप ऑलरेडी पहले ही क्लेम कर चुके हो तो वो आपने 2B के हिसाब से क्लेम नहीं करना है। और 2B के हिसाब से क्लेम क्यों करनी है, क्योंकि ऐसा कोई भी इनवॉइस जो कि आपकी 2B में नहीं आ रहा वो आपको क्लेम नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरा ये फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं रिमार्क के तौर पे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सितंबर 20 का इनवॉइस है।
आप जो भी रिमार्क डालना चाहो ये आपकी इच्छा है। ठीक इसी तरीके से दूसरे बिल के अंदर हमारा 1000 रुपये का अंतर आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस वाले GSTN को कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और देन हम कंट्रोल फाइंड से करेंगे और Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे इसको। और ये भी सीधा मेरा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ गया मेरा पॉइंट। तो यहाँ पे प्लस के साइन को मैं एक्सपेंड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये जो बिल है गुडेज रबड़ का, यहाँ पे भी अगर मैं टैली वाले डाटा के ऊपर लेके आऊँ तो ये गुडेज रबड़ का बिल है। गुडेज रबड़ का जो बिल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है, आप इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये दिसंबर का इनवॉइस है, ये दिसंबर का इनवॉइस है। कब का इनवॉइस है? दिसंबर का इनवॉइस है। ठीक है, तो दिसंबर का इनवॉइस है, पर यहाँ पे अंतर जो आ रहा है वो कुल 1000 रुपये का आ रहा है। और मेरा जो इनवॉइस है वो कब का है? मार्च का। इसके लिए मैं आपको पोर्टल टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर भी लेके चल देता हूँ। तो हम यहाँ पे गुडेज ओपन कर लेते हैं एक बार। तो गुडेज का अगर आप बिल देखोगे तो मैं जो इनवॉइस क्लेम कर रहा हूँ वो है 22 मार्च का। कब का है? 22 मार्च का। पर जो पोर्टल पे आया वो दिसंबर का आया। तो इसके लिए हम एक बार इसका लेजर और ओपन कर लेते हैं। ये मैंने लेजर ओपन कर लिया। तो जो बिल आ रहा है पोर्टल के ऊपर वो बिल आ रहा है 9 अक्टूबर का। बिल आ रहा है 9 अक्टूबर, क्योंकि क्वार्टर 3 की रिटर्न थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर में फाइल की होगी, इसलिए यहाँ पे जो लिखा आ रहा है वो आ रहा है दिसंबर लिखा आ रहा है। जो इस शीट के ऊपर लिखा आ रहा है वो दिसंबर इसलिए लिखा आ रहा है। तो इस बिल को मैंने क्लेम नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी क्लेम दिसंबर के महीने में कर चुका था। और अब जो मैं ITC क्लेम कर रहा हूँ वो मैं मार्च के महीने ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी ITC बिल्कुल ठीक है। पर मार्च के महीने की ITC क्यों नहीं आ रही? तो इसके लिए मैंने ये जो GST नंबर जो कॉपी किया था उसको मैं एक बार GST पोर्टल पर जाके सर्च टैक्स पेयर में जाके सर्च GST नंबर, और हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि मार्च का जो हमारा इनवॉइस है वो पोर्टल पे अभी क्यों नहीं आया है। तो 469292, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा शो फाइलिंग टेबल का। शो फाइलिंग टेबल में हमने देखा कि मार्च की जो रिटर्न है वो उन्होंने 12 अप्रैल को फाइल की है। तो 11 अप्रैल तक जो रिटर्न फाइल होती है वही केवल 2B में आती है। जो 12 अप्रैल को रिटर्न फाइल हुई है वो 2B में नहीं आई है, वो अप्रैल के 2B में आएगी। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको रिकनसाइल कर लिया है। और यहाँ पे आप रिमार्क में लिख सकते हो कि ये जो रिटर्न है, ये वाला जो इनवॉइस है विल बी रिफ्लेक्टेड इन द मंथ ऑफ इन अप्रैल GSTR 2B। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरीके से आप ये सारे जो वेरिएंस है आप उनको मिला सकते हो। एक वेरिएंस हम और देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएंस मिलाते रहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम एक बार ये वाला वेरिएंस और देख लेते हैं। चलिए, ये मोटा अमाउंट है 251,694 रुपये का। तो इसको भी हम एक बार Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। और जो हमारी शीट नंबर 1 थी हम इसके ऊपर आ जाएंगे और कंट्रोल फाइंड से हम करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे उस GST नंबर को जो कॉपी करा। तो ये GST नंबर मेरा यहाँ पे आ गया और मैंने इसको ओपन कर लिया, मेरा कास्टिंग का। तो यहाँ पे जो फिगर है वो है 324। एक्चुअली सब टोटलिंग की गड़बड़ थी, 324,108। तो यहाँ पे मैं इसको फिगर को एक बार लिख लूँगा सही, 324,108। तो यहाँ पे मेरा कोई वेरिएंस नहीं है, वो सब टोटल का दिक्कत था। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है NA का। तो यहाँ पे NA का मतलब है ये मेरी बुक्स में तो है पर पोर्टल पे नहीं है। तो एक बार हम इसके GSTN को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और GST पोर्टल पे चल के देखते हैं कि ये हमारा GST पोर्टल पे 2B में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। तो यहाँ पे मैं एक बार सर्च टैक्स पेयर में सर्च कर लूँगा 247180, देन शो फाइलिंग टेबल में आऊँगा और उसके बाद मैं देखूंगा तो अभी यहाँ पे मार्च की अगले ने GSTR 1 फाइल की ही नहीं है। GSTR 1 इन्होंने अभी फाइल नहीं की है, सो इसलिए वो पोर्टल पे नहीं आ रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको मेरे को क्लेम करनी है कि नहीं करनी है, ये मैं आपको जब नेक्स्ट 3B रिटर्न फाइल करूंगा इसी पार्टी की तब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ कि मैं इसको क्लेम करूंगा, क्यों क्लेम करूंगा वो मैं आपको नेक्स्ट रिटर्न में, जब हम रिटर्न लाइव फाइल करेंगे उसकी। अभी हम केवल रिकंसिलेशन सीख लें इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी रिटर्न जब मैं फाइल करूंगा तो मैं इस ITC को क्लेम करूंगा। क्यों क्लेम करूंगा उसका मैं रीजन आपको वहाँ पे पोर्टल पर बताऊंगा। इसके बाद और हम नीचे आ जाते हैं एक बार और एक बैलेंस और मैं माइनस वाला देख लेता हूँ। जैसे देखिए ये NA आ रहा है, यहाँ पे भी NA का मतलब मेरी बुक्स में तो यहाँ पर पोर्टल पे नहीं है। तो यहाँ पे हमने करा Ctrl+C, इसका भी हम एक बार GST पोर्टल पे चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। एक तो एक्सेल आपको सीखने को मिल रहा है थोड़ा सा, साथ में आपको कौन सी ITC को क्लेम करना है, कौन सी को नहीं करना है और जो करना है उसका रीज़न क्या है। तो शो फाइलिंग टेबल में आए हम
और यहाँ पे हमने देखा कि इस पार्टी ने अभी भी मार्च की रिटर्न फाइल नहीं की है। मार्च की रिटर्न इन्होंने फाइल नहीं की है, इसलिए मेरे जीएसटी 2B में ये वाला इनवॉइस नहीं आया है। तो इस तरीके से अब हमने चेक ये तो कर लिया कि ऐसे कौन से इनवॉइस है जो बुक्स में है पर पोर्टल पे नहीं है। अब हमारा सेकंड टास्क चालू होता है, जो हमने देखना है कि जो इनवॉइस पोर्टल पे तो है पर बुक्स में नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक शीट बनाई थी, ये जो मैं कॉपी करके जो पेस्ट लाया था। 2 शीट है हमारे पास है, बेसिकली हमारे पास 3 शीटें हैं। एक शीट वो है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान अलग ना हो। एक शीट वो है जिसमें ऊपर ही आपके प्लस प्लस के साइन आ रहे होंगे, जहाँ पे हमने सब टोटलिंग की थी, ठीक है। एक शीट वो है जो सब टोटल को हमने कॉपी करके सेपरेट लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि ये फिगर्स हमने वहाँ टैली वाली फिगर्स के ऊपर लानी थी। और एक शीट वो है जो हमने टैली से एक्सपोर्ट की थी, ये हमारी वो टैली से एक्सपोर्ट वाली शीट है। तो हमने अभी तक तो ये चेक कर लिया कि ऐसे कौन से इनवॉइस है जो बुक्स में तो है पर पोर्टल पे नहीं है। अब हमने चेक करना है वो इनवॉइस जो पोर्टल पे तो है पर बुक्स पे नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करूंगा अगेन। तो मैंने यहाँ लिखा है =VLOOKUP, और जीएसटी नंबर के हिसाब से चेक करना है। मैंने लेफ्ट में जीएसटी नंबर इसको मैंने ले लिया, नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, और जो हमारी टैली वाली शीट थी, टैली वाली जो शीट थी उन जीएसटी नंबरों को मैं एक बार ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा और 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे NA लिखा आ गया, यहाँ पे NA। पहले मैं आपको फॉर्मूला एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा। ये फॉर्मूला हमारा =VLOOKUP, यहाँ की शीट के सारे जीएसटी नंबर, देन कॉमा, फिर टैली की शीट के जीएसटी नंबर, देन कॉमा, फिर 1 और कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। तो अब इस बार इस फॉर्मूले को हम एक बार नीचे तक कॉपी कर लेंगे Ctrl+D से। अब जिनके आगे तो जीएसटी नंबर लिखा आ गया, इसका मतलब ये है कि वो इनवॉइसेस बुक्स पे भी है और पोर्टल पे भी है। और जिनके आगे NA लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि ये पोर्टल पे है केवल और बुक्स में नहीं है। तो मैं एक बार फिल्टर का प्रयोग करते हुए यहाँ से NA वाले जो हैं इनवॉइसेस वो अलग कर लूंगा, और अब इनको मैं 1 बाय 1 करके एक बार चेक कर लूंगा। तो Ctrl+C मैंने करा, ये इनवॉइसेस मेरा ऑलरेडी फीड है ही नहीं, मैंने इसको Ctrl+C करा। तो इसको मेरे को क्या कर लेना है, फीड कर लेना। मैं एक बार Ctrl+C करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये जो जीएसटी नंबर है ये किस पार्टी का है। तो जीएसटी पोर्टल की आपने बहुत मदद लेनी है। देखिए ये मेरे क्लाइंट ने क्या करा था, एक मोबाइल मंगवाया था ऑनलाइन एप्पल का। तो ये उसका इनवॉइस है, ये उसका जीएसटी नंबर है, एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑनलाइन मोबाइल मंगवाया था मेरे क्लाइंट ने। सो ये उसका इनवॉइस है। तो इस इनवॉइस को मैंने पार्टी से ले लिया है, मुझे पता है। तो इस इनवॉइस को मैं टैली में फीड कर लूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा NA है, हम इसको चेक कर लेते हैं। Ctrl+C और पोर्टल के ऊपर आए, या आपने क्या करना है, Ctrl+C इसको करना है। और जो आपकी पहली वाली शीट थी, जो आपकी पहली वाली शीट थी, इसी के ऊपर आपने कंट्रोल फाइंड करते हुए Ctrl+V उसको एक बार फाइंड कर लेना है। इसको फाइंड करने पे मेरे को पता लगा कि ये जो इनवॉइस है वो है हेमकुंड बेयरिंग का। किसका इनवॉइस है? हेमकुंड बेयरिंग का। और ये इनवॉइस कब का है? ये इनवॉइस भी दिसंबर का है। अब ये दिसंबर का है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी बुक्स में नहीं होगा, ये मेरी बुक्स में नहीं है, केवल पोर्टल में। तो इस इनवॉइस का मैंने कुछ भी नहीं करना, इस जीएसटी नंबर का मैंने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, केवल मेरे पोर्टल पे है और मेरी बुक्स में नहीं होगा, क्योंकि इसकी आईटीसी मैं ऑलरेडी दिसंबर में ही क्लेम कर चुका हूँ। ठीक इसी तरीके से हमने अगला NA लिया, Ctrl+C करा और यहाँ पे मैंने Ctrl+F से फाइंड करा, कंट्रोल पेस्ट कर दिया इसको V से, और ये मेरा खुल गया दूसरा वाला जीएसटी नंबर। ये किसका है? उत्तम चंद एंड कंपनी। और ये भी जो इनवॉइस है वो है दिसंबर का, ये इनवॉइस भी दिसंबर का है। तो दिसंबर का इनवॉइस है, बुक्स में नहीं होगा, पोर्टल पे होगा। वो पोर्टल पे तो मुझे क्लेम नहीं करना, क्योंकि दिसंबर की आईटीसी में ऑलरेडी दिसंबर के महीने में ही क्लेम कर चुका हूँ। अभी मैं क्यों क्लेम कर चुका हूँ, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भैया जब पोर्टल पे नहीं था तो आपने क्लेम क्यों कर लिया। तो ये मैं ऑलरेडी पिछली आप मेरी 3B की वीडियोज देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने एक्चुअली आईटीसी कैसे क्लेम करनी है। ना तो 2B के हिसाब से करनी है, ना पोर्टल के हिसाब से करनी है, ना बुक्स के हिसाब से। सारा फंडा जो है मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। अगला NA हम एक बार चेक कर लेते हैं। Ctrl+C हमने करा, Ctrl+V और पेस्ट हमने करते हुए एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हमारा जो जीएसटी नंबर है हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा जीएसटी नंबर किसका है? फेडरल बैंक का। ये हमारा जीएसटी नंबर किसका है? फेडरल बैंक का। और जो रिटर्न्स हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च की है। तो ये इनवॉइसेस को मैं बैंक से लेके इसको फीड कर दूंगा और इसकी आईटीसी को क्लेम कर लूंगा। तो इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 अपने सारे इनवॉइसेस को चेक करते आना। एक और मैं अगला आपको चेक करा देता हूँ। जीएसटी नंबर पहली वाली शीट पे आए हमने,
और यहाँ पे कंट्रोल फाइंड हमने करा, देन फाइंड नेक्स्ट। तो ये जो मेरा है भारतीय वॉलमार्ट, भारतीय वॉलमार्ट का मतलब होता है बिग बाजार। ये इनवॉइस किसका है? बिग बाजार का। तो इस इनवॉइस की आईटीसी को मैंने क्लेम नहीं करना है क्योंकि ये बेवरेज यहाँ से खाने का सामान लाया गया है, तो इसको मेरे को क्लेम नहीं करना है। ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर आते हैं क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस ऑफ कोर्स नहीं है, ये मेरा बिजनेस बेवरेज को बेचना नहीं है, जो भी मैं खाद्य पदार्थ वहाँ से लेके आया हूँ, तो इसकी आईटीसी को मैं क्लेम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो मैं दोबारा से अब बाकी का एक लास्ट और हम चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसके बाद वीडियो को सम अप कर दूंगा और फटाफट से बताऊंगा कि हमने वीडियो में सीखा क्या है। और ये जो लास्ट हमारा एक और एनए है, हमने इसको चेक करा, तो ये भी हमारा किसका है? स्वास्थ्य एजेंसी का। किसका है? स्वास्थ्य एजेंसी का है। और इसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये भी मेरा कौन से महीने का है? दिसंबर मंथ का है, जिसका मैंने क्लेम ऑलरेडी दिसंबर मंथ के अंदर कर लिया होगा। सो गाइस, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बुक्स में कौन से बिल हैं और पोर्टल पे नहीं है, और जो पोर्टल पे है बुक्स में नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने मेन समझने वाली बात है वो हमने क्वार्टरली जीएसटी 2B को रिकंसाइल करना है, यहाँ पे सीखा। उसके लिए हमने क्या करना है? पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाके जीएसटी 2B को हमने ओपन करना है और उसको हमने कॉपी करते हुए एक्सेल में पेस्ट करना है। एक्सेल में पेस्ट करने के बाद हमने सब टोटलिंग लगानी है और टैली से जो हमने पूरे क्वार्टर का आईटीसी जो है वो हमने एक्सपोर्ट कर लेना है और दोनों को रिकंसाइल एक बार कर लेना है। रिकंसाइल करने पे हमें दो चीज़ पता लगेंगी। नंबर एक, ऐसे बिल जो बुक्स में है वो पोर्टल पे नहीं है, तो जो बुक्स में और पोर्टल पे नहीं है हमने उसको चेक करना है जीएसटी पोर्टल पे जाके कि ऐसे कौन से इनवॉइसेज हैं और उनमें क्या दिक्कत हुई है, उन्होंने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किए या और क्या रीज़न रहा है। या ये भी हो सकता है कि पोर्टल पे आपके आ गए इनवॉइस वो पिछले मंथ के थे, सितंबर के थे, अक्टूबर के थे या उससे पिछले महीने के थे, वो करंट 2B में आ गए, तो वो आपको क्लेम नहीं करना है, इसलिए वहाँ पे वेरिएंस आ रहा होगा। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 कि भैया जो बुक्स पोर्टल पे तो हैं और बुक्स में नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उनको भी आपने एक बार चेक करना है कि वो कौन से महीने के हैं, इसी क्वार्टर से रिलेटेड है या नहीं है, या वो आपसे रिलेटेड नहीं है। और अगर आपसे रिलेटेड है और करंट मंथ के है तो वो इनवॉइसेज आपने लेते हुए उनको अपनी टैली में अपनी बुक्स में पोस्ट कर लेना है और उनकी आईटीसी को भी आपने क्लेम कर लेना है। तो जीएसटीआर 1 का ऑलरेडी मैं आपको फंडा बता चुका था। जीएसटीआर 2B को आपने रिकंसाइल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप वीडियो को ध्यान से समझ के देखेंगे तो आप बड़े आसानी से सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3B हमने फाइल कैसे करना है। इसी पार्टी का जो इनवॉइसेज हमारे पोर्टल पे नहीं थे वो भी मैं आईटीसी क्लेम करूंगा और कैसे वो सारा कुछ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।